नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज जिन खबरों की बात होगी उसमें सबसे पहले कश्मीर में धारा 370 को सुप्रीम कोर्ट ने जड़ से खत्म कर दिया। सोमवार को लिए गए इस फैसले ने यह बता दिया कि नए भारत का नया कश्मीर नई सुबह में नए सूरज को उगता देखेगा। और इसी बीच पीएम ने धारा 370 को लेकर क्या कहा, ये हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही वंदे भारत में आज गोगामेडी हत्याकांड में आई सबसे बड़े किरदार के चेहरे से भी पर्दा उठेगा, जिसको दुनिया लेडी डॉन के नाम से जानती है। उस लेडी डॉन की पूरी सच्चाई आज आप देखने वाले हैं। तो दूसरी तरफ तकनीक की मदद से भारत ने विकास की नई परिभाषा लिखने के लिए कैसे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला लिया है, ये भी आपको हम दिखाने वाले हैं। और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले उस बड़े फैसले की जो जम्मू कश्मीर में नई सुबह लेकर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अब जड़ से खत्म हो चुका है। सुप्रीम मोहर लगने के बाद यह साफ है कि आर्टिकल 370 जिसने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया है, उन्हें पोषित किया है, अब कश्मीर के इतिहास से उसका नाम पूरी तरह से मिट जाएगा। और इसी बीच पीएम मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक आर्टिकल के जरिए धारा 370 पर बहुत कुछ लिखा। धारा 370 के इतिहास बनने पर पीएम मोदी ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के माथे पर लिखा गया आर्टिकल 370 का नाम अब हमेशा के लिए मिट चुका है। सुप्रीम फैसले ने ये मुहर लगा दी कि भारत में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान अब नहीं चलेंगे। सोमवार 11 दिसंबर को जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया कि 370 हटाने का फैसला पूरी तरह से संविधान के दायरे में था। जम्मू कश्मीर पर इस सुप्रीम फैसले के बाद पीएम मोदी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 को एक कलंक की तरह बताया। पीएम मोदी ने लिखा है कि 370 35A के कलंक को मिटाना चाहता था। 11 दिसंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अपने फैसले के माध्यम से न्यायालय ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए किया गया था, न कि विघटन के लिए। न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद 370 स्थायी प्रकृति का नहीं है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम फैसले की मुहर ये बता चुकी है कि केंद्र सरकार ने 370 पर जो फैसला लिया वो सही था। इस फैसले के बाद अब न सिर्फ पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 को कश्मीर का कलंक बताया, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आर्टिकल 370 को कश्मीर पर कलंक बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। तो वहीं सांसद हेमा मालिनी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो बहुत सही दिया है। इससे बहुत जनता के लिए अच्छा ही होने वाला है। खास तौर पे हमारे कश्मीर के रहने वाले जनता के लिए बहुत ही अच्छा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हिच आवर पार्टी हैज डन, सो आई एम वेरी प्राउड एंड देन वेरी हैप्पी फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। आर्टिकल 370 को कलंक बताने के साथ ही पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से विकास के वायदे को भी दोहराया। पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अपने परिवारजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हर तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आर्टिकल 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इससे वंचित ना रहे। ये निर्णय सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं, बल्कि ये आशा की भी एक बड़ी किरण है। इसमें उज्जवल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है। कश्मीर में उम्मीद की एक नई किरण है। आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है। नए हिंदुस्तान ने देश से 2 विधान और 2 प्रधान को मिटाने का फैसला लिया और अंजाम ये है कि कश्मीर पर लगा 370 का कलंक अब मिट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तारीख 3 दिसंबर, जब राजस्थान पर बीजेपी ने केसरिया रंग चढ़ा दिया।
ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी बहुमत के आंकड़े के बहुत आगे निकल गई। 115 सीट पर बीजेपी ने विजय पताका फहराया, लेकिन सवाल था सीएम कौन बनेगा। और 9 दिन के मंथन के बाद यह साफ हुआ कि मरुधरा में अब भजन लाल शर्मा ही सर्वेसर्वा होंगे। ऐसे में भजन लाल शर्मा की पूरी पॉलिटिकल प्रोफाइल भी आपको जाननी चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से पराजित किया। वैसे तो भजन लाल शर्मा भरतपुर से हैं, लेकिन उन्हें वहां पर टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह उन्होंने सांगानेर से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। भजन लाल शर्मा संगठन के व्यक्ति हैं और वो राज्य में बीजेपी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले महामंत्रियों में से एक हैं। राजनीति में अपने शुरुआती दिनों में शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं और उन्हें राजस्थान में किसी भी पार्टी गतिविधि के लिए सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लेकिन हमेशा काफी लो प्रोफाइल वो रहे। चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में यह कहा गया कि 56 साल के भजनलाल शर्मा स्नाकोत्तर हैं और उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति घोषित की, जिसमें 43,60,000 रुपए की चल और 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। अब बीजेपी ये फाइनल कर चुकी है कि मरुधरा में राज भजन लाल का होने वाला है और इसी बीच राजस्थान में भरपूर पॉलिटिकल हलचल नजर आई है। और इसी के साथ ये तस्वीरें आइए आपको दिखा देते हैं। और यहां पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब नाम का ऐलान हुआ तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा बना वो किसी पहली पंक्ति में नहीं था। ठीक इसी तरीके से राजस्थान में यहां पर आपको नजर आएंगे भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जो कि किसी पहली पंक्ति में नहीं, बल्कि यहां से अगर आप गिनेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्ति में बैठे हुए भजन लाल शर्मा आपको नजर आएंगे। और इसके साथ ही प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी को अहम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, वासुदेव देवनानी को अहम जिम्मेदारी दी गई, लेकिन भजन लाल शर्मा को घोषित कर दिया गया राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आए। 9 दिन तक मंथन का दौर चला और आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम से बीजेपी ने पर्दा उठाया। मैराथन बैठक के बाद पर्ची खुली और बीजेपी की तरफ से नाम निकला, जिसके साथ ही साफ हो गया कि मरुधरा के नए मुख्यमंत्री सांगानेर से विधायक भजन लाल होंगे। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। वसुंधरा के हाथ में मौजूद इस पर्ची पर किसका नाम लिखा है, ये जानने के लोग बेचैन थे। और जब पर्ची खुली तो राजस्थान की नई सरकार में चेहरों पर सस्पेंस का पर्दा हट गया। सामने आया कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी निभाएंगे। बीजेपी की तरफ से मिली जिम्मेदारी के बाद भजन लाल शर्मा ने पार्टी को उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करने पर खुशी जाहिर की, राजस्थान के विकास का वादा किया। राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। राजस्थान में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजन लाल ने गवर्नर कलराज मिश्र से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस बीच किरोड़ी लाल मीणा ने फैसले पर खुशी जाहिर की। 3 बार के रहे महामंत्री, पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके अगुवाई में पूरे प्रदेश में काम करेंगे। 9 दिन के इंतजार के बाद राजस्थान की तस्वीर साफ है। बीजेपी ने मुहर लगा दी है। मरुधरा में अब से भजन लाल का राज होगा। पहली बार विधायक बने भजन लाल को राजस्थान की कमान सौंप दी गई है और साफ कर दिया गया है कि मरुधरा के नए मुख्यमंत्री भजन लाल होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
भारत इस बार ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भारत मंडपम में किया। यह सम्मेलन GPAI के 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक यानी कि मल्टी बेनिफिशियल पहल के तौर पर है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद क्या है, आइए सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं और उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इस समिट में दरअसल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के साथ उसके जोखिम पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही AI की जिम्मेदारी नियंत्रित करने के नियमों को लेकर भी समिट में चर्चा होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक वैश्विक समझ और प्रक्रिया पर भी इस समिट में बात होगी। AI के स्वरूप को लेकर वैश्विक सहमति बनाने की जरूरत पर चर्चा भी इसमें शामिल की गई है। इसके साथ ही हेल्थ केयर, जलवायु परिवर्तन में AI के सकारात्मक इस्तेमाल को लेकर चर्चा इस समिट का पार्ट है और इस समिट में 28 देश और 150 से ज्यादा AI स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं क्योंकि सरकार AI के लिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म लाना चाहती है। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह का पब्लिक प्लेटफॉर्म होगा जिसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्र से लेकर MSMEs तक सभी कर पाएंगे क्योंकि सरकार कृषि सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के दौरान AI को लेकर कई अहम बातें कही हैं और AI पर भारत कैसे भविष्य के खाके को तैयार कर रहा है ये भी बताया। साथ ही ये भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बेनिफिशियरी है तो उसके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। डिजिटल भारत का नया चेहरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा। नए भारत की इकोनॉमी को AI बूस्ट करेगा। दिल्ली में GPAI समिट के उद्घाटन के दौरान PM ने इस पर मुहर लगा दी कि भारत अब AI फॉर ऑल के मंत्र पर काम करेगा। AI फॉर ऑल की भावना से प्रेरित होकर सरकार की नीतियां और प्रोग्राम तैयार किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए AI की क्षमताओं का पूरा फायदा उठा सकें। नया भारत जानता है तकनीक के जरिए विकास को रफ्तार के पंख दिए जा सकते हैं। GPAI समिट का भी मकसद यही है। PM मोदी ने भारत मंडपम में इस समिट का उद्घाटन किया जहां PM ने उम्मीद जताई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए भारत की नई तस्वीर तैयार करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में भी AI अहम भूमिका निभा सकती है। फ्रेंड्स, भारत में हमारा विकास मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो साधन है जो विकास के पहिए को तेज रफ्तार से दौड़ाने में सक्षम है, लेकिन इसी तकनीक के गलत इस्तेमाल से बचना बहुत जरूरी है। ये बात भी PM मोदी ने समिट के उद्घाटन में दुनिया के सामने रखी। इससे जुड़ी नेगेटिव बातें भी उतनी ही चिंता का विषय है। AI 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। 29 देश आज दिल्ली में एक मंच पर हैं। भारत दुनिया की भविष्य की कहानी लिख रहा है। तकनीक की दुनिया में भारत नया मील का पत्थर रखने को तैयार है और दिल्ली में GPAI समिट से दुनिया को इस संदेश दिया गया है कि विकास के लिए तकनीक का साथ छोड़ा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पांच दिसंबर के बाद से हर गुजरते दिन के साथ जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के एक एक राज खुलकर सामने आ रहे हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला भी लगातार जारी है और इन सब के बीच हत्याकांड में एक लेडी डॉन की एंट्री हुई जिसकी गिरफ्तारी के बाद हत्या के इस मामले में नई कड़ियां खुली हैं। दो ऐसे किरदार सामने आए जिनको पूरी साजिश की जानकारी थी, जिनको 5 दिसंबर की वारदात का पूरा प्लान पहले से पता था। गोगामेड़ी हत्याकांड में इस लेडी डॉन का हाथ कहां तक था, सबसे पहले आप ये समझिए। राजस्थान के टोंक से पुलिस ने इस वारदात की साजिश में शामिल लेडी डॉन यानी पूजा सैनी को गिरफ्तार किया।
पूजा सैनी और उसके पति ने नितिन फौजी को वारदात से पहले घर पर रखा था। पूजा सैनी के पति ने शूटर्स के रहने, खाने और घूमने का इंतजाम कराया। हथियार मुहैया कराने में भी पूजा सैनी और उसके पति की बड़ी भूमिका रही। हत्या करने के मामले की महिला पूजा सैनी और उसके पति को इसकी पूरी जानकारी थी, यानी कि लेडी डॉन नाम से पहचानी जा रही पूजा सैनी वो कैरेक्टर है जिसका इस हत्याकांड में सीधा हाथ माना जा सकता है। शूटर्स को उसने पनाह दी, उसके पति ने हत्यारों तक हथियार पहुंचाए, उसके ही मकान की 4 दीवारियों में हत्याकांड का पूरा फलसफा तैयार हुआ है। और फिर 5 दिसंबर को जयपुर दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। टोंक से गिरफ्तार पूजा सैनी गोगामेडी हत्याकांड में शामिल वो किरदार है जिसने शूटर्स तक हर तरह की मदद पहुंचाई। ये वही महिला है जिसके घर पर शूटर्स ने पनाह ली। इसी महिला के पति ने हत्यारों के लिए हथियार का इंतजाम किया और ये लेडी डॉन वारदात की पूरी कहानी को अपनी आंखों के सामने तैयार होता देखती रही। सुखदेव सिंह हत्याकांड में शामिल शूटर्स अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और शूटर्स की गिरफ्तारी के बीच इस हत्याकांड में शामिल सबसे पेचीदा किरदार तक पुलिस के हाथ पहुंचे। गिरफ्तार महिला का नाम पूजा सैनी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूजा सैनी लेडी डॉन है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के गैंग का राजस्थान का काम देखती है। गोगामेडी के हत्याकांड में शूटर्स को सुरक्षित ठिकाने पर रुकवाया। उन्हें हथियार और पैसे देने का काम पूजा को सौंपा गया था। पूजा सैनी ने दोनों शूटर्स नितिन और रोहित को अपने फ्लैट पर ठहराया था। इतना ही नहीं, हत्या के बाद इस लेडी डॉन का काम हत्यारों से हथियार वापस लेना भी था। वारदात के ठीक 7 दिन बाद अब लेडी डॉन पुलिस की पकड़ में है, लेकिन उसका पति महेंद्र कुमार मेघवाल उर्फ समीर घर से फरार है। हिस्ट्री शीटर महेंद्र कुमार पुलिस के चंगुल से बच निकला है, मगर लेडी डॉन की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि जल्द ही महेंद्र भी पकड़ में आ जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी केस में पुलिस जितनी तफ्तीश कर रही है, पुलिस को उतने ही बड़े गुर्गे हाथ लग रहे हैं। जयपुर पुलिस की दर्जनों टीमें फिलहाल गोगामेडी हत्याकांड में दिन रात मेहनत करके हत्यारों को गिरफ्त में ले रही हैं। इसी बीच राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा है। राजस्थान सरकार ने केंद्र को लिखे लेटर में इस पूरे मामले की एनआईए जांच कराने के लिए कहा। इस पर गृह मंत्रालय ने एनआईए को निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए के उच्च अधिकारियों ने राजस्थान पुलिस से पूरे मामले में डिटेल रिपोर्ट ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और दिल्ली में सांसों पर संकट के बादल हैं। प्रदूषण की काली चादर दिल्ली का दम घोट रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि घर से मत निकलिए, लेकिन समस्या का समाधान क्या है, इसको तलाशने की कोशिशें कमोबेश नाकाम सी नजर आती हैं। दिल्ली के लोग शायद अभी सोच ही रहे होंगे कि दम घोटने वाली जहरीली हवा में जिंदा कैसे बचें, कैसे खुद को बचाएं, लेकिन हवा में घुला हुआ जहरीला धुआं ये बताता है कि हालात क्या हैं। सिर्फ दिल्ली वाले नहीं, गाजियाबाद वाले, गुरुग्राम वाले, फरीदाबाद और नोएडा वाले, यानी कि दिल्ली और उसके साथ एनसीआर वाले आज एक एक सांस के लिए तरसते हैं। मगर सांसों पर प्रदूषण का गहराता हुआ संकट बढ़ता जा रहा है। स्वच्छ भारत की परिभाषा में शायद इसी काली चादर को ऑक्सीजन कहते हैं। आदमी सूंघ ले तो सीधे जन्नत, और दिल्ली में तो ऐसा बंदोबस्त हुआ है कि सूंघना छोड़िए, इसी को जनता पी रही है, इसी को घोंट रही है और इसी को लपेट कर घूम रही है। हंसिए मत, सरकार का शुक्रिया अदा करिए कि हम धन्य हुए जो आपके इस राज्य में करोड़ों सिगरेट से जहरीला धुआं आसमान में फैला हुआ है। इसे बच्चे घोंट रहे हैं, बुजुर्ग घोंट रहे हैं, औरतें घोंट रही हैं, नौजवान घोंट रहे हैं। मुस्कुराइए कि आपका स्वागत है प्रदूषण के सामने लाचार राजधानी दिल्ली में। मैं मौजूद हूँ अक्षरधाम के पुल पे, और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये पुल अक्षरधाम का मंदिर है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ये धुंध के बारे में, अगर मैं बात करूँ तो ये धुंध, ये ठंड का ओस नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये धुंध है जिसके वजह से दिल्ली की जनता जो है काफ़ी परेशान चल रही है, काफ़ी महीनों से परेशान चल रही है। हवा के साथ जहरीला धुआं जब धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा तो प्रदूषण की काली चादर में राजधानी लिपटी नजर आई। दिल्ली के इस हाल को देख दिल में सवाल उठता है कि क्या राजधानी के बाशिंदों को सांस लेने का भी हक नहीं?